गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आई एम अंजना यादव फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बदायूं। हमारा आज का डिस्कशन टॉपिक है गैस एब्जॉर्प्शन, और आज हम लोग गैस एब्जॉर्प्शन के बारे में ही चर्चा करेंगे। इसको समझेंगे पॉइंट टू पॉइंट, और जो भी हमारे सिलेबस का पार्ट है उसको कवर करेंगे। तो हिंदी में इसको हम बोलते हैं अवशोषण। ठीक है, ठीक। अवशोषण क्या है इसको आप समझेंगे। तो गैस एब्जॉर्प्शन एक प्रकार का मास ट्रांसफ़र ऑपरेशन होता है, जो कि केमिकल इंडस्ट्री में डिस्टिलेशन के बाद दूसरे नंबर पे सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला ऑपरेशन है। ये एक ऐसा मास ट्रांसफ़र ऑपरेशन है जो हमारी रासायनिक उद्योगों में डिस्टिलेशन ऑपरेशन के बाद सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ऑपरेशन होता है। ठीक, इसमें हम अपने सॉल्यूट मिक्सचर को एक गैस के थ्रू एब्जॉर्ब करवाते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि हम एब्जॉर्प्शन करने के लिए जब हम एब्जॉर्प्शन का ऑपरेशन करवा रहे होते हैं तो हम सॉल्यूट को एक सॉल्वेंट की सहायता से एब्जॉर्ब करवा के सेपरेशन करवाते हैं। ठीक है, दिस इज़ द फिनोमेना ऑफ गैस एब्जॉर्प्शन। अब अगर मान लीजिए ये सॉल्यूट फ्री अवस्था में है, मुक्त अवस्था में है, तब तो हमें सेपरेशन कराने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। इस सीधी सी बात है कि ये जो सॉल्यूट होगा ये बिल्कुल और किसी कंपोनेंट के साथ मिक्सअप अवस्था में होगा, मिक्स होगा। ठीक है, तो हमने मान लिया कि कोई और एक मिक्सचर दिया जा रहा है, एक हमारे पास मिक्सचर है गैसेस का। ध्यान देना, ये गैस एब्जॉर्प्शन है तो हमारे पास मिक्सचर किसका होगा? गैसेस का। तो हमारा टारगेट क्या है कि हम गैस मिक्सचर के अंदर छिपे हुए सॉल्यूट को विद द हेल्प ऑफ सॉल्वेंट रिमूव करवाते हैं, सेपरेट करवाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? मास ट्रांसफ़र ऑपरेशन है और एक सेपरेशन ऑपरेशन भी होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर हम इसकी बात करें तो बहुत ही ज़्यादा एक फ्रीक्वेंट ऑपरेशन है, एक बहुत ज़्यादा हम सभी लोग जानते हैं, बहुत फेमिलियर है इस बात से, कि यदि अमोनिया जो कि एयर में मिसिबल होती है, क्योंकि अमोनिया भी गैस है और एयर भी एक गैस है, तो गैसेस आपस में अच्छे से मिसिबल होती हैं। ठीक है, हमारा काम क्या है कि अगर मान लीजिए कहीं अमोनिया का रिसाव हो गया है, और डेंजर गैस होती है, लंग्स को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है, ह्यूमन बॉडी में अगर चली जाए तो जो हमारे फेफड़े होते हैं उनको जाम कर देती है, श्वसन नली में दिक्कत क्रिएट कर देती है। ठीक है, तो एक प्रकार से ये विषाक्त गैस हो सकती है ह्यूमन्स के लिए। और अगर मान लीजिए कहीं से लीकेज हुआ है किसी इंडस्ट्री से और अमोनिया जो है एयर में मिक्सअप हो गई है, तो वहाँ की हवा में, वहाँ की वायु में अमोनिया मिल गई है। अब हमारा काम क्या है कि इस अमोनिया को इस एयर से निकालना है, सेपरेट करना है। तो डिस्टिलेशन हम यहाँ नहीं लगा सकते, क्योंकि ज़्यादातर इंटरव्यू में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा मास ट्रांसफ़र ऑपरेशन है जो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंट होता है। तो हालांकि आंसर तो ये रहेगा कि ऑपरेशन के हिसाब से हम फ्रीक्वेंटली देखते हैं कि कौन सा ऑपरेशन हमारे लिए सफिशिएंट होगा, स्वीटेबल होगा। लेकिन ज़्यादातर अगर केसेस में देखा जाए तो डिस्टिलेशन बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है सेपरेशन के केस में, क्योंकि डिस्टिलेशन में हम बॉइलिंग पॉइंट के आधार पर सेपरेशन करवाते हैं। ठीक है, और ये बहुत ईजी प्रक्रिया है, केवल हमें गर्म कर देना है, तो जिनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होगा, कम होंगे, वो जल्दी वेपराइज होके सेपरेट हो जाते हैं। लेकिन यहाँ क्या है, ये भी अपने बॉइलिंग पॉइंट से ऊपर है। अमोनिया अगर ये गैस है तो इसका अर्थ है ये अपने बॉइलिंग पॉइंट से ऊपर है, और ये एयर भी अपने बॉइलिंग पॉइंट से, बिल्कुल सीधी सी बात है, अपने क्रिटिकल टेम्परेचर से भी ऊपर है, गैसियस अवस्था में है। तो यहाँ तो हम डिस्टिलेशन नहीं लगा सकते हैं। अब हमको अमोनिया को जब एयर में से रिमूव करवाना होगा तब हम कोई और ऐसी युक्ति लगाएंगे जिसके थ्रू हम इस अमोनिया को इस एयर से बाहर निकाल सकें। तब हम सोचेंगे एब्जॉर्प्शन के बारे में। हम ऐसा चाहेंगे कि ये जो अमोनिया जो एयर में घुली हुई है ये किसी और माध्यम में एब्जॉर्ब हो जाए और एयर इसको फ्री कर दे। और हम ये बात भी जानते हैं
कि वाटर H2O जल एक ऐसा कारक है जो अमोनिया को अपने अंदर घोल लेता है, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, ये अमोनिया जल के अंदर हाईली सॉल्युबल होती है। ठीक है, तो इस एयर जिसके अंदर अमोनिया मिक्स हो चुकी है, इसकी हम वॉशिंग करवा देंगे H2O से। इस एयर की H2O की स्प्रेइंग करवा के इसकी वॉशिंग करवा देंगे। जैसे अभी आपने पीछे समझा था, जो स्प्रे चैम्बर था उसमें हम स्प्रेइंग करवा रहे थे, तो वहाँ तो हमारा ऐसा टारगेट नहीं था कि कोई एब्जॉर्प्शन वगैरह कराए। वहाँ जस्ट सिंपल हमारा ये टारगेट था कि हम कूलिंग करवा लें एयर की, ठीक, सॉरी हॉट वाटर की हम कूलिंग करवा लें। अब यहाँ पर क्या है कि हमारा टारगेट क्या है कि हम अमोनिया को जल में एब्जॉर्ब करवाना चाहते हैं। ठीक है, तो वहाँ फ्रेश एयर थी, यहाँ फ्रेश एयर नहीं है, यहाँ पर मिक्स एयर है। तो ये अमोनिया जल के अंदर हाईली घुलनशीला आसानी से मिक्सअप हो जाएगी और यहाँ से जो H2O प्राप्त होगा, अब इसके साथ अमोनिया भी मिली हुई होगी। यहाँ से आपको अमोनिकल वाटर प्राप्त हो जाएगा, अमोनिकल वाटर। ठीक है, H2O ने अमोनिया को अपने साथ घोल लिया। अब ये जो एयर थी, एयर तो जल में घुलती नहीं है, अघुलनशील है ये तो एयर आपको फ्रेश अवस्था में यहाँ से प्राप्त हो जाएगी। दिस इज फ्रेश एयर। एयर रिमूव हो गई। हमारा टारगेट था सेपरेशन करवाना, हमने सेपरेशन करवा लिया विद द हेल्प ऑफ गैस एब्जॉर्प्शन, या एब्जॉर्प्शन ऑपरेशन लगाकर हमने अमोनिया को एयर से मुक्त करा लिया और जो एयर है वातावरण में फ्रेश होकर चली गई। अब ये किसी भी ह्यूमन बॉडी को नुकसान नहीं करेगी। ठीक है, और यहाँ जो अमोनिया और H2O है, इस अमोनिया ने H2O को अपने अंदर घोल लिया। अब क्या करें, अब इस अमोनिकल वाटर को अगर हम फेंक दें ज़मीन में ऐसे ही, तो ये भी नुकसान करेगा। और हम क्या करना चाहते हैं, अमोनिया बहुत महंगा सब्सटेंस है, ये रेफ्रिजरेंट के रूप में भी यूज़ की जाती है, फर्टिलाइज़र के रूप में भी यूज़ की जाती है। यूरिया में अमोनिया, मतलब यूरिया बनाने में अमोनिया को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करा के यूरिया बनाई जाती है। तो ये हमारे लिए एक बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है, इसको हम ऐसे ही नहीं फेंक सकते हैं। तो अभी हमने यहाँ पर ये एब्जॉर्प्शन करवाया था। ठीक है, अब हम क्या करें कि ये जो मिक्सचर आपको मिल गया है, इसको हम नॉर्मल टेम्परेचर पे गर्म कर दें। इसको हम एक हीटर में ले जाके या फिर एक बर्तन में, एक पात्र में ले जाके, ये जो लिक्विड फीड आपको लिक्विड मिल गया है यहाँ से, इसको हमने इसमें ले जाके हल्का सा गर्म कर दिया। गर्म जब इसे करेंगे तो अमोनिया का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट जो होगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अमोनिया -33.3 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है ना, यानी कि -33 डिग्री सेंटीग्रेड तक आप अगर इस अमोनिया को ठंडा करते हैं माइंडेड, तब ये जाके सॉलिड बनती है, बर्फ़ बनेगी। लेकिन -33 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर रहने पर ये अमोनिया जो है वो वेपर अवस्था में रहती है। अब क्वेश्चन ये है कि फिर यहाँ किस अवस्था में, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये एब्जॉर्ब्ड अवस्था में है। ध्यान रहे इस बात का, यहाँ पर ये जो अमोनिया है ये एब्जॉर्ब्ड अवस्था में है, यानी कि जल के पार्टिकल्स ने अमोनिया को ट्रैप अप कर लिया है, अपने अंदर घोल लिया है। तो अब इस घुले हुए सॉल्यूशन को यहाँ पर लाके जब आप जरा सा भी गर्म करोगे तो अमोनिया जो होगी यहाँ से वेपराइज होके अलग हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ से आपको H2O मिल जाएगा, फ्री H2O मिल जाएगा, फ्रेश H2O मिल जाएगा। तो इस अमोनिया को आप एक चैम्बर में बंद कर लें, एक पात्र में बंद कर लें और जहाँ इसकी ज़रूरत है वहाँ इसको भेज दें। क्लियर है, तो ये एक तरीके का क्या हुआ, ये साधारण डिस्टिलेशन हो गया। ठीक है, ये एक साधारण डिस्टिलेशन हो गया। यहाँ पर आपने एब्जॉर्प्शन लगाया, ये एक नॉर्मल सा डिस्टिलेशन है। बॉइलिंग पॉइंट के आधार पर सेपरेशन किया हमने इस फीड का। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट के आधार पर, यहाँ वॉलेटिलिटी भी बोल सकते हैं आप, वॉलेटिलिटी के आधार पर यहाँ पर सेपरेशन हो गया। अमोनिया इज हाईली वॉलेटाइल देन H2O। ठीक है, बिकॉज H2 हैविंग द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 100 डिग्री सेंटीग्रेड and ammonia having the boiling point of -33.3 degree centigrade, because so there is a very varying difference between boiling point। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर सेपरेशन अप्लाई कर सकते हैं। तो आपने एक चीज़ और देखी थी अभी, जो मैंने बात बोली थी कि डिस्टिलेशन का महत्व बहुत ज़्यादा होता है, तो आपको ये भी बात समझ में आई होगी कि डिस्टिलेशन का वाकई बहुत महत्व है। ठीक है, डिस्टिलेशन आप हर एक इंडस्ट्री में देखेंगे संलग्न अवस्था में ज़रूर रहता है, चाहे वो पॉलीमर की इंडस्ट्री हो, चाहे वो रिफाइनरी इंडस्ट्री हो, चाहे वो शुगर इंडस्ट्री हो, चाहे वो क्लॉथ टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो, एवरी इंडस्ट्री, हर एक जगह आपको डिस्टिलेशन ज़रूर मिलेगा। लेकिन हमें सम्मान देना है एब्जॉर्प्शन को, बिकॉज वी आर
लर्निंग अबाउट एब्जॉर्प्शन, तो हम यहाँ पर एब्जॉर्प्शन के बारे में ही बात करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी आपको एक चीज़, अभी मैं एब्जॉर्प्शन को थोड़ा सा स्टॉप करके यहाँ पर एब्जॉर्प्शन और डिस्टिलेशन के बारे में ही डिस्कस करना चाहूँगी, ठीक। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एब्जॉर्प्शन एंड डिस्टिलेशन।